खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती बद्रीनाथ धाम पहुंची, जहां उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर में जाकर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की। इस दौरान उन्होंने भगवान बद्री विशाल से कामना की। इस अवसर पर देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया और दर्शन के बाद भगवान बद्री विशाल का प्रसाद भी उन्होंने भेंट किया। उमा भारती बद्रीनाथ दर्शन से पहले कुछ देर देवस्थानम बोर्ड के गुजराती आवास में रुकी, जहाँ उन्होंने चारधाम यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त की। गढ़वाल सांसद और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत श्रीनगर पहुंचे, जहां गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उसके बाद पत्रकार वार्ता का आयोजन भी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और आगामी विधानसभा चुनावों में जनता प्रदेश में हुए विकास कार्यों को लेकर वोट करेगी। इस दौरान तीरथ सिंह रावत अपने कार्यकाल की तारीफ करते हुए भी दिखे। उन्होंने कहा कि उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान अनाथ बच्चों के लिए लगाई गई वात्सल्य योजना और गर्भवती महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना एक वरदान साबित हो रही है। वहीं देवस्थानम बोर्ड को लेकर उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर तीर्थ पुरोहितों के हकूकों को नहीं छीना जाएगा। साथ ही देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार करने की बात भी कही। तो इस उत्तराखंड के अंदर भी हर क्षेत्र प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जुड़े। साथ में नेशनल हाईवे, ऑल वेदर, भारतमाला और आपका चारधाम सड़क योजना है। ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट भी यहाँ तेज़ी से बढ़े हैं, विकास हुआ है, काम हुआ है। उत्तराखंड के बॉर्डर इलाकों के सीमांत गांव आज खाली होते जा रहे हैं, जो सामरिक दृष्टि से आबाद रहना बहुत ज़रूरी है। वहीं इसको लेकर सीडीएस बिपिन रावत ने कहा कि अगर इन गांवों से पलायन रोकना है तो यहां पर पर्यटकों को बुलाना होगा, क्योंकि हमारे गांव इतने सुंदर हैं कि उनकी तुलना स्विट्जरलैंड से की जाती है। मैं तो कह रहा हूँ इन गाँव में आप पर्यटक को बुलाएं। हमारे गांव इतने सुंदर है, हमारे इलाके सुंदर है। यहाँ से मैंने सुना लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं देखने के लिए। स्विट्जरलैंड तो हमारे गांव है जी। तो हम तो चाहते हैं कि वहाँ लोग रहें, वास करें। लेकिन अभी मैं बात कर रहा था मुख्यमंत्री साहब से भी, वो क्या करें, होम स्टे की सुविधा दे रहे हैं ताकि गाँव के अंदर शहरी आदमी या विदेशी आदमी आके रह सके। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर कांग्रेस ने जनपद स्तर पर लोकसभा और विधानसभा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। बता दें कि कांग्रेस ने 70 विधानसभा सीटों के लिए कुल 26 पर्यवेक्षकों और 5 लोकसभा सीटों के लिए एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की। पर्यवेक्षकों में दिल्ली, हिमाचल, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के पूर्व विधायकों और मंत्रियों और सांसदों को शामिल किया गया, जो विधानसभा स्तर पर टिकट के दावेदार नेताओं का पैनल तैयार करके हाईकमान को भेजेंगे। – 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। अपनी तरफ से सभी राष्ट्रीय पार्टियां जनता को लुभाने के लिए कोशिश में जुटी हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने ऋषिकेश पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि समाजवादी पार्टी उत्तराखंड की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी सरकार में ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी उत्तराखंड के लोगों के साथ छल किया गया। ना तो कोई विकास कार्य किया गया और ना ही पहाड़ के दूर दराज के गांव को सड़कों से जोड़ा गया। पहाड़ पर रहने वाले गांव के लोग चिकित्सा सुविधा पाने के लिए कई किलोमीटर तक कंधे पर बैठाकर मरीजों को पैदल ले जाते हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि इस बार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अपना परचम लहराएगी और अपनी सरकार बनाएगी। विधानसभा का चुनाव उत्तराखंड का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यहाँ जनता के साथ भारी धोखा हुआ है, पलायन रुका नहीं है, रोजगार मिला नहीं है, अर्थव्यवस्था चौपट है, दूर दराज चिकित्सा का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। लोग बहुत निराश हैं भाजपा के शासन से। इसलिए समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। श्री अखिलेश यादव जी ने कई बार कहा है कि हम ये लड़ाई विकास की भी लड़ेंगे और 2022 के इस चुनाव में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई भी लड़ेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी के बाबा केदारनाथ दर्शन और उसके बाद उसका लाइव प्रसारण को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। कह रही है कि जब पीएम बाबा केदार की पूजा अर्चना कर रहे थे तो उस समय गर्भगृह का लाइव नहीं दिखाना जाना चाहिए था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने एक बार फिर से बीजेपी और धर्म और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज से इस बाबत सवाल किए। उन्होंने कहा कि पूर्व में बद्री केदार मंदिर समिति का जो प्रावधान था उसमें भी लिखा था कि लाइव प्रसारण नहीं होगा। उसके बाद जो अब देवस्थानम बोर्ड बनाया गया है उसमें भी लिखा गया कि लाइव प्रसारण नहीं होगा। अगर आपको लाइव प्रसारण करना ही था तो पहले इसमें संशोधन किया जाना चाहिए था, उसके बाद ही आप लाइव कराते तो सही रहता। बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी का प्रावधान भी था और अब जो उन्होंने देवस्थानम एक्ट बनाया उसमें भी ये प्रावधान है, तो ये स्वीकार करें कि उन्होंने गलत किया था। मैं ये कह रहा हूँ वो लाइव दिखाते, लाइव दिखाने के पहले जो प्रावधान थे उन प्रावधानों को समाप्त करते और उसमें नया प्रावधान जोड़ते कि ये पुराने प्रावधानों को समाप्त कर अब हम ये नया प्रावधान शुरू कर रहे हैं। इस तरह पुराने प्रावधानों के उपस्थित होने के बाद उन प्रावधानों को धता दिखाते हुए सीधा लाइव दिखा देना, मैं समझता हूँ कि नियम और कानूनों का घोर उल्लंघन है। और जब भारत के बड़े लोग ऐसे नियम कानूनों का उल्लंघन करेंगे तो फिर आम आदमी तो फिर स्वतंत्र है।